हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार आज प्रकाशिकी का चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सबसे पहले फिगर से समझते हैं कि आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। एक स्थिति ऐसा होता है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। अर्थात इसे हम ये कह सकते हैं कि अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाता है, अर्थात अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है। जब अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है तो इसके संगत जो ये आपतन कोण है, इस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। लेकिन जब हम प्रकाश किरणें को क्या करते हैं कि क्रांति कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो इसका अपवर्तन नहीं हो पाता है। यह पुनः परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट आता है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। आइए हम इसे फिर समझते हैं कि हम लोग बहुत पहले से ये जान रहे हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। एक स्थिति ऐसा होता है कि जब हम प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है, तो इसके जो संगत यह आपतन कोण होता है इसे क्रांति कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। और जब हम लोग क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो उसका अपवर्तन नहीं हो पाता है। उसका अपवर्तन नहीं हो पाता है, वह पुनः परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट आता है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इस लौटने की घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसका डिफिनीशन जो है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो डिफिनीशन है हमारा, इससे इंग्लिश में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जिसका डिफिनीशन हम लोग लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाता है तो अपवर्तन ना होकर यह पुनः परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है या लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो होती है कुछ शर्तें भी होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें भी होती है। तो हम लोग फिगर से सबसे पहले इसके शर्त के बारे में समझते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, तो सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, तो विरल माध्यम में जा रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सबसे पहला शर्त जो होता है कि प्रकाश किरण को क्या होना चाहिए, तो सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, तो विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से क्या होना चाहिए, तो विरल माध्यम में जाना चाहिए, जो इसका सबसे पहला शर्त है। और इसका जो दूसरा शर्त है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए, तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग इसको जान रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त होती है, सबसे पहला शर्त जो होता है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा का जो शर्त है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, लेकिन क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए, जिसका शर्त जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं।
पहला शर्त लिखा गया है कि जब जो प्रकाश किरण जो होती है सघन माध्यम से क्या होता है तो उसको विरल माध्यम में जाना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा शर्त है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और जो यहाँ पे दूसरा शर्त है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए। अब होता क्या है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत सी घटनाएं भी होती है, अर्थात इसका उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इससे घटना जो होती है कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं बहुत पहले से कि जो क्या होती है कि हवा का जो बुलबुला होता है, जो हवा का बुलबुला होता है, तो हवा का बुलबुला हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। जब भी हम लोग किसी पत्थर को क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं, साफ पानी में जब हम किसी पत्थर को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें से जो निकलता है बुलबुला, उसी को हम लोग हवा का बुलबुला कहते हैं। उस बुलबुले को जब हम लोग देखते हैं तो वो चमकता हुआ नज़र आता है। ये किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और दूसरा का जो होता है, हीरा जो होता है चमकता हुआ हम लोगों को नज़र आता है, अर्थात हमेशा हीरा चमकता ही दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है। और दूसरा का जो होता है मृग मरीचिका, ये जो होती है एक प्राकृतिक घटनाएं होती है। मृग मरीचिका एक प्राकृतिक घटनाएं होती है जिसे प्रकाशीय भ्रम भी कहते हैं। ये एक प्रकार का भ्रम है। ये ऐसा भ्रम होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी गर्मी के दिनों में जैसे में बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर जो है पानी हम लोगों को दिखता है, लेकिन पानी वास्तव में वहाँ पे होता नहीं है। ये घटनाएं हमारा क्या कहलाता है, तो एक प्रकाशीय भ्रम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश तंतु जो होता है, ये प्रकाश तंतु एक प्रकार का उपकरण है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा कि हीरा क्यों चमकता है, और मृग मरीचिका किसे कहते हैं, और प्रकाश तंतु किसे कहते हैं, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। तो इसमें हम सबसे पहले आज जो जानते हैं कि हीरा जो है क्यों चमकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हीरा जो है, हीरा का चमकने का कारण क्या होता है कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.5 होता है। किसी किसी किताब में इसी को 2.4, किसी किताब में 2.42 लिखा रहता है, किसी में 2.5 लिखा रहता है। तो हम 2.5 का उपयोग कर रहे हैं। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.5 होता है। इस कारण इसका अपवर्तनांक जो है, देख रहे हैं कि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है। हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण इसका क्रांति कोण क्या होता है, कम होता है, अर्थात 24 डिग्री होता है। इसका क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। हीरा का क्रांति कोण बहुत कम होता है। हीरा को जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको काटते हैं तो इसके फलकों को इस प्रकार काटते हैं कि हीरा के अंदर जो है क्या होता है, प्रवेश करने वाली जो किरण पुंज हो, उसके अनेकों फलकों से क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। यही कारण है कि क्या होता है, हीरा चमकता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हीरा का चमकने का कारण यह होता है कि हीरा के जो हम लोग फलकों को काटते हैं जब, तो उसके फलकों को ऐसा काटते हैं कि उसके अंदर प्रवेश करने वाली जो किरण पुंज होती है वो क्या होती है, तो उसके अनेकों फलकों से क्या होती है, पूर्ण परावर्तित होती है। यही कारण है कि हीरा चमकता है, जिसका डिफिनेशन जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.5 होता है। इस कारण इसका जो अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक 2.5 होता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है कम होने के कारण, इसका अपवर्तनांक कम होने के कारण इसका क्रांति कोण का मान अर्थात 24 डिग्री होता है। इसका क्रांति कोण का मान अर्थात 24 डिग्री होता है। हीरा को काटते समय उसके फलकों को इस प्रकार काटते हैं कि उसमें जो प्रवेश करने वाली जो क्या होती है, उसमें प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरण पुंज हो का कई स्थानों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण से हीरा क्या होता है, चमकता है। हीरा जो होता है, यहाँ पे दीर्घिकार से हम लिख दिए हैं, इसे हर्षिकार से आप लिख लीजिएगा।
अब इसे हम फिगर से समझते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हीरा का हमारा क्या है, फिगर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई प्रकाश किरणें क्या हो रही है, तो प्रवेश कर रही है इसमें, और प्रवेश करने के बाद हीरा का अंदर देख रहे हैं कि इसके अनेकों स्थानों से एक यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसका पूर्ण परावर्तन हो रहा है, पूर्ण परावर्तन हो रहा है। यही कारण है कि हीरा क्या होता है, ये जो लौट कर जो जाने वाली किरण होती है, इसके सहारे जब हम लोग देखते हैं तो ये हीरा जो होता है हमेशा क्या होता है, चमकता हुआ नज़र आता है। आज जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगला जो टॉपिक जो होगा इसके अगले क्लास में होगा।